हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 जो इसके स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको दे चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप आई बटन पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हमने सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके थे, सारे क्वेश्चन हमने कवर करवाए। और इस शिफ्ट में भी हमें सारे के सारे क्वेश्चन मिल चुके, पूरे क्वेश्चन आपको बताएंगे विद डिटेल के साथ में। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे ये किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। तो आपका 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल आपने आई थिंक क्लिक कर लिया होगा, सही सभी लोगों को बताइए क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछे जा चुका है। क्लियर है गाइस? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते रहें। देखिए यहाँ पर पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य में हुआ था? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी दोनों के बीच में हुआ था। पूना की यरवदा सेंट्रल जो जेल थी इसमें बेसिकली इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932 को। और ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्ली पुरस्कार के जवाब में पूना, जो कि अब पुणे महाराष्ट्र है, इसमें समझौता किया गया था जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि सांप्रदायिक तनाव को शांत करने के लिए भारत की कई विधानसभाओं में सीटों को विभिन्न जातियों को आवंटित किया जाएगा। और इस योजना को दलित नेताओं, विशेष रूप से भीमराव जी अम्बेडकर का समर्थन प्राप्त हुआ, जो मानते थे कि यह दलितों को उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त करेगा। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने हिंदू मतदाताओं से एक अलग दलित मतदाताओं के निर्माण पर आपत्ति जताई, यह मानते हुए कि यह स्वतंत्रता के लिए भारत में अभियान को नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किए गए दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का अनुरोध किया। गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी भी वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया था क्योंकि उन्हें भारतीय समाज को कमजोर करने और विभाजित करने का एक तरीका माना जाता है। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे और पूना जो पैक्ट था इसका गठन हुआ था 1932 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब आपका केरल हो जाएगा। और एक और हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही मिला है कि भारत का सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश की है। और पुरुष जनसंख्या की बात करें तो ये भी आपका यूपी के साथ में ही जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जिसकी जो जनसंख्या है लगभग 19.98 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या ये आपको बताई चली चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो घनत्व है 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? और ये भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। साथ ही भारत में दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए सबसे अधिक आबादी वाला तो ये आपका दिल्ली है, जिसके बाद में चंडीगढ़ और पुडुचेरी का नंबर आता है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो भारत का लिंगानुपात भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में आगे बन जाए। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। और इस संधि की महत्वपूर्ण जो विशेषता थी ये क्या क्या थी? आईएनसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए सहमत होगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होगी। ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के सभी आदेशों को वापस ले लेंगे। इसके अलावा अंग्रेजों ने हिंसा को शामिल करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए कैदियों की रिहाई को छोड़कर कई अपराधों से संबंधित परीक्षणों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा 5वां पॉइंट था कि यह भी सहमति हुई कि अंग्रेज नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को कानूनी रूप से और अपने स्वयं के उपयोग के लिए नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति होगी। तो ये 5 पॉइंट थे, 5 विशेषता थी इस संधि की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है? तो सही जवाब रहेगा 2 देश के साथ में। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। श्रीलंका, मालदीव आपका करेक्ट आंसर है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा जो है साझा करता है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले 7 देश है कौन कौन से? उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में आपका चीन, भूटान, नेपाल है,
और सुदूर पूर्व में म्यांमार है, पूर्व में आपका बांग्लादेश है। तो ये 7 देश है जो कि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ जल की सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं, एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। भारत की जो तटरेखा है ये कितनी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। गाइस देखिए अगला जो क्वेश्चन बना है कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये हमें नहीं मिल पाया है। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बाहरी देश में नियुक्त किया गया, इस तरीके से कुछ पैटर्न था, इसका एग्जैक्ट पैटर्न ये नहीं मिल पाया है। क्या क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो जरूर से आप बताने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। सही जवाब रहेगा सुएला ब्रेवरमैन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में भारतीय मूल की ये जो सुएला ब्रेवरमैन है, इनको ब्रिटेन का गृह मंत्री यानी होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की सुएला इनका नाम है, ब्रेवरमैन, इनको ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा आप। और उन्होंने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता प्रीति पटेल का स्थान इन्होंने लिया है। 42 साल की नेता सुएला अब तक बोरिस जॉनसन की सरकार में अटॉर्नी जनरल के स्थान पर थी। वहां बोरिस जॉनसन को टोरी लीडर और प्रधानमंत्री पद से हटाने का प्रयास करने वालों में सबसे पहले स्थान पर थी। ब्रेवरमैन को नई नियुक्ति प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गृह मंत्री को तौर पर नियुक्त किया इनको, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए, बाकी जितने भी ये बुंदेलखंड वाले लोकप्रिय सारे हमने डाल दिए। बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय है इसमें बधाई नृत्य है, राई नृत्य, बरेदी नृत्य, सेरा, कानड़ा, डिमर याई नृत्य होता है और नौरता नृत्य होता है। ये सभी बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्य है, इन्हीं में से आपको एक मिला होगा। जावरा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय फसल नृत्य ये है, हो सकता है ये भी आपके बन गया हो। नृत्य जिसमें सिर पर ज्वार के से भरी टोकरी को शामिल है, उसके साथ भारी वाद्य संगीत भी होता है, यही होता है जावरा नृत्य। मटकी जो नृत्य है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है और इस प्रकार के नृत्य में कलाकारों द्वारा सिर पर मटकी को संतुलित करके एकल नृत्य किया जाता है। और इस प्रकार के नृत्य में मुख्य रूप से ढोल का प्रयोग किया जाता है। मटकी नृत्य के 2 रूपों हैं, जैसे कि आड़ा और खड़ा नाच, है ना। मटकी नृत्य के 2 रूप है, आड़ा खड़ा नाच। इस नृत्य में कलाकार साड़ी और लहंगा पहनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में 5 IIT संस्थान का गठन हुआ था, यह स्थापित की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसके अंत में ये 5 IIT संस्थान स्थापित की गई थी। 1956 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी और लक्ष्य जो वृद्धि थी ये 2.1% थी, वास्तविक वृद्धि दर थी 3.6%। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी पहली, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है, शरणार्थियों की आमद, गंभीर भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने देश का सामना किया। पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य था भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। इसके साथ ही यह भारत के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके किया जा सकता है। योजना कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर यह केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास क्या है, ये क्वेश्चन बनाए। निर्धारित समय के भीतर उपकरणों में होने वाला नुकसान जो होता है इसको ही मूल्यह्रास बेसिकली बोला जाता है। मूल्यह्रास एक लेखांकन तकनीक है जिसका उपयोग किसी मूर्त संपत्ति के खर्च को उसके उपयोगी जीवन जैसे भवन, मशीन या उपकरण के टुकड़े के दौरान फैलाने के लिए किया जाता है। मूल्यह्रास का उपयोग समय के साथ किसी भी कंपनी की कमाई में संपत्ति में के योगदान को दिखाने के लिए किया जाता है, जो किसी संपत्ति के खर्च को उसके द्वारा उत्पन्न राजस्व के साथ संतुलित करता है। मूल्यह्रास की गणना करने के लिए संपत्ति की लागत, अनुमानित निस्तारण मूल्य और अपेक्षित उपयोगी जीवन के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। वार्षिक मूल्यह्रास व्यय की गणना परिसंपत्ति की लागत को उसके अनुमानित जीवन काल से विभाजित करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो ये क्वेश्चन सुबह वाली सेकंड शिफ्ट जो है इसमें पूछा गया था और वापस से थर्ड शिफ्ट में आपका सेम रिपीट हुआ है। लिएंडर पेस का जो संबंध है ये टेनिस से है। लिएंडर पेस पेशेवर लॉन टेनिस प्लेयर हैं और उन्होंने 1990 में अर्जुन पुरस्कार जीता, 2001 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण इन्होंने जीता है। उन्होंने 8 करियर ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते और 10 करियर ग्रैंड स्लैम मिश्रित युगल चैंपियनशिप इन्होंने जीते हैं। लिएंडर पेस के जो पिता थे ये हॉकी की भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं। उनके पिता वेस पेस थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे और कितने शहरों ने इसकी मेजबानी की थी। तो ये जो हुए गोवा में हुए 2023 में। गोवा के 5 शहरों ने इसकी मेजबानी की है। देखिए इसे गोवा के 5 शहर मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोडा और वास्को में आयोजित किया गया था। गोवा के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड जो है SSCB, इसके एथलीटों ने 37वें नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया था, जो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित बेसिकली किया गया। गोवा ने अपने इतिहास में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की।
36वें राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, देखिए ये गोवा में हुआ था 37वां राष्ट्रमंडल नेशनल गेम्स, क्लियर है, राष्ट्रीय खेल, जो कि आपका 2023 में हुआ था। इसके अलावा 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे ये 2022 में हुए थे, जिसका विषय खेल के माध्यम से एकता का उत्सव है। 7 वर्ष के अंतराल के बाद में आयोजित किया गया था। ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अहमदाबाद के EKE एरिना ट्रांस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। गुजरात के 6 शहर, गुजरात में ये आयोजित हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल। गुजरात के 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। नई दिल्ली ने ट्रैक साइकिलिंग इवेंट की मेजबानी भी इसमें की थी। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में यदि 10-10 से बराबरी होती है तो प्रतिद्वंदी से कितने अंक अधिक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी टीम द्वारा गेम जीत जाता है। 2 अंक अधिक हासिल करने वाला जो खिलाड़ी है, टीम है, इसके द्वारा गेम जीत दिया जाता है। गेम ये जो खेल है 11 अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी टीम द्वारा जीत जाते हैं, जबकि 2 से जीत हासिल होती है। यदि 10-10 से बराबरी होती है तो प्रतिद्वंदी से 2 अंक अधिक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी टीम द्वारा गेम जीता जाता है। किसी मैच के अंतिम संभावित खेल में खिलाड़ियों टीमों का परिवर्तन तब समाप्त होता है जब किसी भी खिलाड़ी टीम ने 5 अंक बनाए हों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को, इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है और 20-21 के संरक्षण के बारे में एक्सप्रेस बार संविधान के अनुच्छेद 359 में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थापित करने के लिए अधिकार को निलंबित करने का अधिकार बेसिकली देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। सही जवाब रहेगा शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार है जो मुख्य रूप से शहनाई और एक पवन वाद्ययंत्र बजाने से जुड़े हुए हैं। उन्हें सर्वकालिक महान शहनाई वादकों में से एक माना जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 में बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। 2006 में राष्ट्र ने उनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। मैसूर जो दशहरा है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मैसूर दशहरा कर्नाटक भारत में नद हबा राज्य उत्सव बेसिकली ये है और यह एक 10 दिवसीय त्यौहार है जिसकी शुरुआत नवरात्रि और आखिरी दिन विजयदशमी से होती है। ये जो त्यौहार है अश्विन के हिंदू कैलेंडर महीने में 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के ग्रेगोरियन महीनों में पड़ता है। तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के दौरान ये मनाया जाता है मैसूर दशहरा, इसको बेसिकली कहा जाता है। विजयदशमी बेसिकली आखिरी जो दिन होता है नवरात्रि का, विजयदशमी इसी दिन ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। ये भी आपका 2nd शिफ्ट में सेम क्वेश्चन बना था, 3rd शिफ्ट में वापस से रिपीट हुआ है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है डेसिबल है। डेसिबल नामक इकाइयों से ध्वनि की तीव्रता, जिसे ध्वनि शक्ति या ध्वनि दबाव भी कहते हैं, मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिले हैं, हमने छत्तीसगढ़ के डाल दिए सारे। छत्तीसगढ़ के कुछ पारंपरिक लोक नृत्य में पंथी, राउत नाचा, कर्मा, पंडवानी, सुवा, सेला, गोंडी, कक्सार, छेरछेरा और खड़ा नाच, ये सभी शामिल है छत्तीसगढ़ के प्रमुख पारंपरिक नृत्यों में। तो ध्यान रखिएगा, ये यहीं से आपका ऑप्शन मिला होगा। कजरी छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है क्योंकि ये जो है बिहार उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो ध्यान रखिएगा, कजरी जो है ये आपकी बिहार उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की नहीं है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो दीपावली के त्यौहार के दौरान यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। और पंथी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक और लोक नृत्य है जो सतनामी समुदाय द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, उस्ताद बिंदा खां किस वाद्ययंत्र के वादक थे। सही जवाब रहेगा सारंगी के। उस्ताद बिंदा खान जो है इनका संबंध सारंगी से है। उस्ताद बिंदा खां एक सारंगी के उस्ताद थे। उस्ताद बिंदा खां का जन्म हुआ था 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान दिल्ली में संगीतकारों के एक महान परिवार में हुआ था। सारंगी का शरीर खोखला होता है और यह सागौन की लकड़ी से बना होता है जो हाथी दांत की जड़ाई से सुसज्जित होता है। शिव कुमार शर्मा जो है इनका संबंध संतूर वादक है। ये पालघाट मन्नी अय्यर मृदंगम से के उस्ताद थे, तो इनके बारे में भी एक बार दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो शुरू किया गया ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। अमेजन द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और इसे 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। इसे छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा के बारे में शुरुआती शीघ्र जानकारी देकर अंतर को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये अमेजन के द्वारा बेसिकली शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शूटिंग की कोई चैंपियनशिप का आयोजन स्थल पूछा था, क्या था। इस तरह से ये आधा अधूरा क्वेश्चन मिल पाया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया था। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, 20 के 20 क्वेश्चन जीके के। अब हम बात करते हैं हिंदी के। ये
टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी की। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो एप्लीकेशन पर डला हुआ है। देखिए गाइस, हिंदी की बात करें, हिंदी का पहला क्वेश्चन है श्याम का विलोम क्या होता है। श्याम का जो विलोम है ये श्वेत होता है, ध्यान रखिएगा, श्याम का विलोम हो जाएगा श्वेत। अगला क्वेश्चन है द्वार पर अगर भिखारी आ जाए तो उसे क्या देना चाहिए, अन्न जल एवं वस्त्र का ही दान उसको किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनत का पर्यायवाची क्या होता है। अवनत का पर्यायवाची होता है नीचा, अधोगत, नत, नम्र, पतित और विनीत। ये सारे जो है अवनत के पर्यायवाची है। अब इन्हीं में से आपको एक मिला होगा, एक या दो, तीन, जितने भी मिले होंगे इन्हीं में से आपको दिए रखे होंगे। अनेकार्थी शब्दों से आपका क्वेश्चन बना है, गद्यांश से आपका एक गद्यांश आया था, तो 5 क्वेश्चंस बेसिकली एक ही गद्यांश से बन चुके हैं। रिक्त स्थान से क्वेश्चन बना है, पर्यायवाची सब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वाक्य शुद्धकरण से भी क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा एक मुहावरा आपका पूछा गया, 2 विलोम शब्द से क्वेश्चंस आपके बने हैं, प्रत्यय से भी आपका क्वेश्चन बना है और उपसर्ग से भी बता रहे थे कि उपसर्ग भी आपका पूछा गया। तो इस तरह से ये आपका बेसिकली हिंदी का पैटर्न रहा है, हिंदी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। बात करें मैथ्स में तो एवरेज से आपके 2 क्वेश्चंस बने हैं, 2 क्वेश्चंस बने हैं। SICI से 1 क्वेश्चन बना है, इसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है, DI से बना है, 2D 3D से भी क्वेश्चंस बना है, आपका क्षेत्रमिति से, परसेंटेज से भी क्वेश्चन बना है, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है, आयु से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा LCM SCF से 1 क्वेश्चन बने, अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है और बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। तो इन टॉपिक को आप याद रखिएगा अच्छे से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं इन्हीं टॉपिक की करेगा, क्योंकि हमने सुबह से अब तक 3 शिफ्ट कवर करवा रहे हैं आपको, और यहीं से क्वेश्चंस भर भर के आपके आ रहे हैं, और कोई टॉपिक आपको देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, पजल से 1 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन है, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन पूछा गया, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से 2 क्वेश्चन है, 5 से 1 क्वेश्चन बना है, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन है, आकृति 1 आई थी, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन पूछे गए और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेट सीरीज से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। तो सारी चीजें हमने आपको कवर करवा दी है, कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बने। देखिए अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन है और आपका नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से आज का आपका पैटर्न रहा है। फिर भी अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट करके बताने में हेल्प करें, ताकि और भी अच्छे से पैटर्न को हम समझ पाएं। क्लियर गाइस। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज है SSC GD कांस्टेबल की, बिल्कुल जो पैटर्न आपकी एग्जाम में देखने को मिल रहा है सेम पैटर्न पर। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।